केएल ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी एक नया वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हूं और आज मैं आप लोगों को समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है तो उसे समास कहा जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है। तो उसे समास कहा जाता है। जैसे राजा का पुत्र शब्द है और इसको जब हम समास में परिवर्तित करते हैं तो लिखते हैं राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। इसको हम एक कर दिए तो बन गया राजपुत्र। ये जो इसको जब विग्रह करते, अलग अलग करते, शब्दों को अलग करते तो इसको विग्रह कहा जाता है। यानी राजा का पुत्र ये विग्रह है। और जब इसको समास में परिवर्तित कर देते हैं तो इसको कहा जाता है समस्त पद, या इसको कहा जाता है सामासिक पद। तो समास में जब शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे विग्रह कहा जाता है, या ये कहा जाता है समास विग्रह। और जब समास के नियमों के अनुसार उसे एक शब्द बना दिया जाता है तो उसको कहा जाता है समस्त पद या सामासिक पद। समास में जनरली दो पद होते हैं। जैसे राजपुत्र है, इसमें दो पद है। राज इसका पहला पद है और पुत्र इसका दूसरा पद, यानी यह पहला पद है और यह दूसरा पद है। समास में किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद गौण हो जाता है और एक तीसरा या अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो समास में दो पद होता है, तो इसमें जैसे राज है और पुत्र है, तो इसमें राज पहला पद है और पुत्र दूसरा पद है। समास 6 होते हैं और जनरली आप लोग समास पढ़ते होंगे क्योंकि हिंदी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और किसी भी एग्जाम में जहां हिंदी से क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें समास से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप लोग क्लास 6 से ही समास पढ़ते भी आए, लेकिन समास पढ़ते होंगे और भूल जाता है। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में, छोटा वीडियो में बना रहा हूँ। डिटेल वीडियो में अगर पढ़ना होगा तो हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास चलता है,
आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। एक शॉर्ट वीडियो में मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समास तैयार हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। तो मैं समास को आप लोगों को 4 लाइन के कविता में बताऊंगा जैसे, और एक कविता याद हो गई तो समास हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे एक कविता रख लीजिएगा, द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे दिगुमे, दिगुमे पहला गणनापद, पहला गणनापद, गणनापद आवत है। द्वंद्व में और छिपे दिगुमे पहला गणनापद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे, चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहा, तत्पुरुष समास कहावत, कहावत है। तो द्वंद्व में और छिपे दिगुमे पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद, पहला पद जामे विशेषण है, विशेषण है। पहला पद जामे विशेषण है। कर्मधारय नाम गिनावत है, गिनावत है। अब पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुव्रीहि अन्य कहावत, बहुव्रीहि अन्य, अन्य कहावत। ये आप लोगों को इस पास 4 लाइन की कविता है। अगर एक कविता तैयार तो समास हमेशा के लिए तैयार। तो देखिए 6 समास है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो एक कविता आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो समास आप लोगों से कभी नहीं भूलेगा। तो अब हम थोड़ा थोड़ा आप लोग एक एक समास के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे पहला है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो कह रहा है कविता में कि द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे, यानी द्वंद्व तभी जब होगा जब 2 होगा। यानी द्वंद्व समास में 2 पद होता है, दोनों पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच में और छिपा होता है। जैसे जब 2 पद हो, जब 2 पद हो और दोनों प्रधान, और दोनों प्रधान, प्रधान तथा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में और छिपा हो, और छिपा हो, छिपा तो वहां पर, वहां पर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे माता पिता,
तो यहाँ पर हमने माता पिता लिखा, तो दो पद है और दोनों पद प्रधान है, दोनों के बीच में और छिपा है, यानी माता और पिता, भाई बहन, राम श्याम, गुण दोष, राजा रानी, राग द्वेष, राग द्वेष, कॉपी किताब, कॉपी किताब, या इस तरह तमाम सारे शब्द। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी में दो पद है और दोनों के बीच में और छिपा है, जैसे भाई और बहन, राम और श्याम, गुण और दोष, राजा और रानी, राग और द्वेष, कॉपी और किताब। तो जब दो पद हो और दोनों के बीच में और छिपा हो तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। अब दूसरा आपका होगा द्विगु समास। तो द्विगु समास में कह रहा है कि द्विगु में पहला गणना पद आवत, यानी जब दो पद हो और दोनों में पहला पद गिनती वाला हो, अर्थात जब पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो दूसरा है आप लोग का द्विगु समास। तो द्विगु में पहला गणना पद आवत है, यानी द्विगु में पहला पद जो है वह गिनती वाला। तो लिख लीजिए, जब पहला पद गिनती वाला हो, गिनती, जब पहला पद गिनती वाला हो और यह दूसरे पद की संख्या का को बता रहा हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुज, तो हम त्रिभुज लिखते हैं तो एक भुजा है और उसकी संख्या बता रहा है 3, यानी पहला पद दूसरे पद की संख्या को, तो इसमें पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोल, यानी इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध कराता है। जैसे त्रिभुज, चौराहा, पंचवटी, पंचायत, चवन्नी, सतसई, नवरत्न, तिरंगा, चार फाटक आदि। तो देख रहे हैं कि इसमें सभी में है कि पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोलते हैं। 3 भुजा, यानी भुजा की संख्या बता रहा है, राह की संख्या बता रहा है, वटी की संख्या बता रहा है, पंचायत, चवन्नी, सतसई, नवरत्न, तिरंगा, 4 फाटक। तो इसमें सभी में पहला पद दूसरे पद की संख्या का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो रहा है। अब आ जाइए तत्पुरुष समास। तीसरा जो है वह तत्पुरुष समास है। तीसरा जो है आपका
समास, तत्पुरुष समास। तो कह रहा है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यानी तत्पुरुष समास में भी दो पद होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो जब दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, छिपा हो, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जब दो पद हो और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, यानी छिपा हो, लोप हो, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे में देख लीजिए, जैसे शोक मग्न, तो हमने कहा शोक मग्न, यानी शोक में, अब कारक चिन्ह में आप लोग को याद ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर हो, पर तो संबोधन हो हे अरे। तो इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का चिन्ह छिपा होता है। तो शोक में मग्न, या हमने कहा देश दीपक, यानी देश का दीपक, या हमने कहा रसोई घर, यानी रसोई का घर, हमने कहा राज आज्ञा, यानी राजा की आज्ञा, नरोत्तम, नर में उत्तम, राह खर्च, राह के लिए खर्च, पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, पाकिट मार, इस तरह तमाम सारे शब्द हैं। तो जब दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है तो वहां पर आपके तत्पुरुष समास होगा। तो बीच में कारक चिन्ह, जब दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो तो वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। अगला है कर्मधारय समास। तो चौथा समास जो है वह आपका कर्मधारय समास है। चौथा जो है वह कर्मधारय समास। तो कह रहा है कि पहला पद जा में विशेषण हो, कर्मधारय या नाम गिनावत। विशेषण का मतलब है जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताए, तो जो विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। यानी इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है, तो वहां पर कर्मधारय समास, यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताए तो वहां कर्मधारय समास। तो लिख लीजिए, जब दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद दूसरे पद की विशेषता का बोध कराता हो, दूसरे पद की विशेषता को बताता है
उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। उसे कर्मधारय समास कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे हमने कहा नील गाय, नील गाय, यानी यहां पर गाय प्रधान है, दूसरा पद गाय है और गाय प्रधान है, और पहला पद गाय की विशेषता को बता रहा कि वह गाय न काली है न पीली है, वह कैसी है, नीले रंग की। तो नील गाय में यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है, तो यहां कर्मधारय समास होता है। तो नील गाय, या राजीव लोचन, राजीव लोचन, कमल नयन, कमल नयन, कनक लता, महावीर, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, या इसी तरह आपका धर्मवीर आदि। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राजीव लोचन, लोचन मतलब नेत्र और राजीव मतलब कमल, यानी कमल के समान नेत्र, या कमल नयन, नयन जो कमल के समान है। कनक लता, लता जो है कनक यानी सोने की जैसे हो। वीर जो महान हो। क्रोध, अग्नि जो क्रोधित हो। वीर जो धर्म को पालन करता हो। तो यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता का बोध कराता है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। अब इसी तरह पांचवा आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो कह रहा है कि पहला पद अव्यय से अव्ययी, यानी अगर पहला पद अव्यय है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जब पहला पद अव्यय हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास, यानी जब पहला पद अव्यय हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्यय का मतलब होता है कि जो शब्द कभी परिवर्तित न हो, अर्थात जो शब्द वचन लिंग कारक विभक्ति के अनुसार बदले न, ऐसे शब्द को अव्यय कहा जाता है। और जब पहला पद अव्यय होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा, यथा शब्द आपका अव्यय है, तो अगर किसी भी शब्द के पहले यथा आएगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथावत, यथोचित, तमाम बना ली, यथोचित। या इसी तरह आ अव्यय शब्द है तो अब आदेश, आमरण, आजीवन,
आजीवन। तो अब आपका देश में आ लग गया, मरण में आ लग गया, जीवन में आ लग गया, तो और आ अव्यय शब्द, जब पहले पद अव्यय होगा तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे भर, तो भर दिन, भर पेट, भर सक, भरपूर। अब इस तरह भर, अगर किसी भी शब्द के पहले भर होगा तो भर अव्यय शब्द है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो गया। इसी तरह उप, तो उपवेद, उपकार, उपहार, उपयोग आदि। तो इसमें उप अव्यय शब्द है और इन सभी में पहला पद उप यानी अव्यय है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास, यानी जब पहला पद अव्यय होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। और लास्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास छठा है आपका बहुव्रीहि समास। है बहुव्रीहि समास। तो कविता में कहा गया है कि बहुव्रीहि अन्य कहावत है, यानी जब दोनों पद गौण हो जाए और अन्य पद प्रधान, यानी जो कहा जाए उससे भिन्न अर्थ निकले, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। लिख लीजिए नोट, जब दोनों पद गौण हो यानी महत्वहीन और अन्य पद या तीसरा पद महत्वपूर्ण हो जाए तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे आप देखेंगे कि दशानन, तो इसका विग्रह होगा 10 है आनंद जिसका, अर्थात 10 आनंद किसका है? रावण का, अर्थात रावण। तो कह तो रहे हैं दशानन, लेकिन न यहाँ 10 महत्वपूर्ण है न आनंद महत्वपूर्ण, न पहला पद महत्वपूर्ण है न दूसरा पद महत्वपूर्ण, दोनों पद गौण हो गया और एक तीसरा पद अन्य पद रावण आ गया, तो दशानन में कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। या इसी तरह हम कहते हैं चतुरानन, चतुर्भुज, या चक्रधर, गिरधारी, लंबोदर, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, वीणापाणी, विषधर, मृगेंद्र आदि। तो इसमें सभी में हम कह रहे हैं चतुर्भुज, लेकिन अर्थ निकल रहा है विष्णु। हम कह रहे हैं चतुरानन, अर्थ निकल रहा है ब्रह्मा जी। हम कह रहे हैं चक्रधर, अर्थ निकल रहा है विष्णु। कह रहे हैं गिरधारी, अर्थ निकल रहा है श्री कृष्ण।
कह रहे हैं लंबोदर, अर्थ निकल रहा है गणेश जी। कह रहे हैं त्रिनेत्र, अर्थ निकल रहा है शंकर जी। कह रहे हैं चंद्रशेखर, यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा यानी शंकर जी। कह रहे हैं बीड़ा पाड़ी, यानी जिसके हाथ में बीड़ा हो यानी सरस्वती जी। कह रहे हैं विषधर, अर्थ निकल रहा है सर्प। कह रहे हैं मृगेंद्र, अर्थ निकल रहा है सिंह। तो जब जो कहा जाए उससे भिन्न अर्थ निकले, अन्य अर्थ निकले, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। यानी बहुब्रीहि अन्य कहावत है, जब दोनों पद गौण हो जाए और दोनों के बीच में दोनों गौण हो जाए और एक तीसरा पद अन्य पद आ जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इस तरह आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो में बनाया हूं बहुब्रीहि समास। अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा तो हमारा केएल ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलता है, अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो वहां पर हम इसको पूरा विधिवत डिटेल पढ़ाते हैं। लेकिन अगर इतना भी आप देख लें तो मुझे नहीं लगता है कि समास में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। ओके, जय हिंद।